अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो है हम अपना केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट्स स्टोइचियोमेट्री। और ये पूरा हम वन शॉट लेक्चर में पूरा चैप्टर कवर करेंगे, सारे कंसेप्ट लाएंगे और इसमें मतलब जो है पढ़ेंगे। और जो है इसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे और न्यूमेरिकल के साथ कुछ ट्रिक्स पे भी हम बात करेंगे, जो आपको मतलब जो है केमिस्ट्री में बहुत आसानी कर देंगे आगे से बहुत सारी चीज़ों में। अच्छा, इससे पहले हमने जो है फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, कौन सा चैप्टर 3। और अब इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे बायोलॉजी को। ओके, तो चैप्टर 1 में जो हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, पहला दैट्स अ मोल। मोल क्या है? मोल, पहली बात तो ये एसआई यूनिट है। हमने फिजिक्स में जब एसआई यूनिट्स पढ़े थे तो हमने देखा था मोल मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसका? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या है? एसआई यूनिट। अच्छा, इसमें इसके स्पेसिफिक नंबर पार्टिकल्स होते हैं, वो हम उसमें बाद में बात करते हैं। लेकिन मोल को हम डिफाइन कैसे करेंगे? अगर हम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास, इन तीनों को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करें, दैट्स अ मोल। सही है। अब वो किसी भी सब्सटेंस के हो सकते हैं, एटम, मॉलिक्यूल, आइन। सही है। अगर कोई सब्सटेंस है या कोई एटम या आइन है जिसके पास पार्टिकल कितने होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23, तो वो एक मोल कहलाएगा। यस। मतलब ये 1 मोल के साथ एक फिक्स रेशो कर दिया है कि भाई, मतलब एक इसको एक फिक्स वैल्यू दे दी है कि 1 मोल में इतने पार्टिकल्स होंगे। मतलब अगर हम कहें एक दर्जन में कितने मतलब जो है कितना नंबर होगा, तो आप बोलोगे एक दर्जन में 12 नंबर होता है। इस अब हम इसको एक दर्जन को केले के हिसाब से लें, किसी चीज़ के हिसाब से भी अगर दर्जन में लेंगे तो हम उसको 12 नंबर एक फिक्स हमने सेट कर दिया। इस तरह हमने मोल के लिए कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल सेट कर दिए हैं, दैट्स 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स इन अ 1 मोल। अच्छा, मैं कहूँ अगर कार्बन है तो कार्बन को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके ऊपर 6 से और नीचे 12 से। ये 6 और 12 क्या है? 6 ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर और नीचे रिप्रेजेंट हो रहा है उसका एटॉमिक मास। व्हाट इज एटॉमिक मास? जी, इसका फॉर्मूला ही इसको डिफाइन कर रहा है, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन एटम। एटम के न्यूक्लियस में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। इनका जब आप सम लोगे, दैट्स अ एटॉमिक मास। मतलब एटम का वो कह सकते हैं एटम में जो है नंबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, वो क्या उसका मास कंसीडर किया गया है ऐसा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? इलेक्ट्रॉन जो है, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी कभार लॉस भी हो जाते हैं और गेन भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से जो है, और ऊपर से एटॉमिक जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो निगेजिबल कंसिडर किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो तकरीबन निगेजिबल है, इसलिए हम जो है उसको कंसिडर नहीं करते एटॉमिक मास में, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम लेते हैं। नाउ व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर को भी आप इलेक्ट्रॉन से याद नहीं रखोगे, बहुत से बच्चे गलती करते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन से याद रखते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एटम न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस में अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर हम देखेंगे, दैट्स अ एटॉमिक नंबर। एग्जांपल, कार्बन में 6 प्रोटॉन है तो वो एटॉमिक नंबर उसका है। अच्छा, अगर ये न्यूट्रल है तो इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर ये न्यूट्रल है तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके उसके बराबर होंगे ना प्रोटॉन के पास, क्योंकि प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, ऐसा हम जानते हैं। इसके बाद आते हैं हम एटॉमिक मास को किस तरह से निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास का हमने कह दिया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। हमें इस तरह से क्वेश्चन कोई आएगा कि भाई इस ये प्रोटॉन है ये न्यूट्रॉन है इनका सम कर दो, नहीं। हमें एटॉमिक मास से आना चाहिए। एटॉमिक मास जो है, मैंने फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर लिखे हैं। और एटॉमिक नंबर के साथ साथ जो है मतलब एटॉमिक नंबर के साथ और एटॉमिक मास को जो है हम कुछ ट्रिक्स से जानेंगे किस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं, क्योंकि ये हमें करना तो याद ही पड़ेंगे। किसी तरह भी याद करो, या तो ट्रिक से करो या बगैर ट्रिक से करो। कुछ होते हैं ऐसे एलिमेंट जो हमें तकरीबन याद हो जाते हैं 9 10 से, हम जब उनको अब यूज़ करते हैं ना, क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ ही इनको याद करने के लिए वो है आपके लिए प्रैक्टिस। जितना आप इन पे क्वेश्चनिंग करोगे, क्वेश्चंस करोगे, आपको ये और अच्छे मतलब आपको आने लग जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो अगर देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है, तो इसको तो याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें ऐसे याद होगा। अब आगे की किस तरह याद करें उसके लिए ट्रिक है। उसके लिए ट्रिक ये है, अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया हो इवन में, किस क्या, अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया हो इवन में, तो आप उसको 2 से मल्टीपल कर दो, सिंपल है, आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा। अगर आपको एटॉमिक नंबर ऑड में दिया हो, इवन ऑड का तो फ़र्क पता होगा, 11 में है, तो अगर
इवन कौन सा होता है जो 2 का मल्टीपल है, 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से 12, 14, इस तरह से आप इनको कर सकते हो। अगर आपको कोई 2 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है, सही है, क्या करोगे, वो ऑड है उसमें 2 मल्टीपल करके +1 भी कर दोगे। हीलियम में देखो, हीलियम में 2 मल्टीपल कर दिया क्योंकि ये क्या था, इवन था। इसी तरह हमने लिथियम में करा, बोरोन बेरिलियम में नहीं किया, मैं बताता हूँ बाद में। बोरोन में भी कर दिया, कार्बन में भी अप्लाई किया, ऑक्सीजन में आप देख सकते हो 8 को 2 से किया, 16 एटॉमिक मास आया। अच्छा, ये कुछ क्या हम जो है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर हमें याद होते हैं तकरीबन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन का बच्चे यूज़ कर करके जो मतलब जिन्होंने 9-10 में अच्छी तरह पढ़ा होगा उनको कार्बन का, ऑक्सीजन का, और जो है अल्फा पार्टिकल जिसको हमने पढ़ा था फिजिक्स में, अगर आपने पढ़ा होगा 9-10 में, हीलियम का, सही है। तो इनका जो है सोडियम का, ये जो है ना, ये आसानी से याद हो जाते हैं, बट कुछ होते हैं जो मुश्किल होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन, क्लोरीन का याद नहीं होता, लेकिन ये जब आप बार बार इनको यूज़ करोगे तो आपके लिए एज ऐसे कहेंगे टिप्स पे आ जाएंगे, फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ इनको इवन में आपने, आपको एटॉमिक नंबर मिला, आपने 2 से मल्टीपल कर दिया, ऑड में मिला आपने 2+1, लेकिन ये वैलिड किसके लिए, ये वैलिड है शुरू से ले, मतलब 1 से लेके 20 तक जिनके एटॉमिक नंबर है ना, उन पे आप इनको वैलिड कर सकते हो। इसी के साथ साथ यहाँ पे हमें 4 एक्सेप्शन केस मिलते हैं। कौन सा, बीन प्लर, मिस्टर बीन देखते हो गए, बीन प्लर। बीन क्या है, BE, हाँ यहाँ पे शो कर रहा है बेरिलियम, एन यहाँ पे नाइट्रोजन शो कर रहा है, Cl क्लोरीन और Ar आर्गन। यस, बेरिलियम, नाइट्रोजन और क्लोरीन को तो हम एक तरीके से याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आपको बताऊँ बेरिलियम का, बल्कि बेरिलियम एक्सेप्शन केस है। अगर मैं यहाँ से टू का मल्टीपल करता हूँ तो हमारे पास 8 आएगा, 2 4 8। अगर मैं इधर ऑड ऑड वाला फार्मूला लगाता हूँ, ऑड एटॉमिक नंबर वाला फार्मूला लगाता हूँ, तो हमारे पास एटॉमिक मास 9 आ रहा है, मतलब ये उसका अपोजिट हो गया, सही है। अब ये ऑड है, लेकिन यहाँ पे इवन वाला फार्मूला लग रहा है, 2 7 जा 14, मतलब हमें 1+ नहीं करना, ये एक्सेप्शन केस है ना। तो इसको आप याद भी कर सकते हो, या इसको आप इस तरह अपोजिट करके भी रख सकते हो इन दोनों को, इससे भी आपको याद हो जाएंगे। लेकिन अब आपके पास एक सवाल आएगा भाई कि एटॉमिक नंबर कैसे आते हैं। तो एटॉमिक नंबर आपको, या तो एक तरीका है कि उसको बिल्कुल सीरीज में याद करो, पहले हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो इससे आपको पता चल जाएगा भाई कि कौन जो है। अब इस ये जो है ना, ये थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको यहाँ पे कोई क्वेश्चन आता है, आपको फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन पूछता है, तो आपकी पूरी सीरीज बनाओगे, हाइड्रोजन, हीलियम, कौन से नंबर में कौन सा आएगा, नहीं। तो इससे अच्छा है कि आप अगर इनके एटॉमिक नंबर्स को याद कर लो तो ज़्यादा अच्छी बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हीलियम का हमें याद ही हो, क्यों, क्योंकि हमने इसको बहुत बार पढ़ा है, और सबसे ज़्यादा अच्छी तरह हमें हाइड्रोजन का याद होगा क्योंकि ये हमारे पास इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट्स में, तो हमें हमें बहुत अच्छी तरह याद है। तो इस तरह से आपको ये याद होते रहेंगे। अच्छा, मसला इनमें नहीं आता, मसला आएगा क्लोरीन में, आर्गन में। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन में 17 है, 17 का आप डबल भी करते हो तो आपके पास 35 आ रहा है, सॉरी, बट आपको 35 तो नहीं आ रहा, लेकिन मतलब जो है ना, आपके पास इससे कम आ रहा है, 34 आ रहा है तकरीबन। लेकिन मसला ये है कि आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मतलब जो है इस पर कोई रूल अप्लाई नहीं होगा, तो अब इसको आपको याद करना पड़ेगा। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 35.5, आर्गोन का 18, तो उसका एटॉमिक मास 40। इस तरह से हमें याद करना पड़ेगा। फिर आगे कुछ 10 है, आगे के 10 जो हैं ये थोड़ा मुश्किल से हैं, तो इनका जो रूल्स को अगर आप याद कर लोगे तो वो आपको थोड़ा आसान लगेंगे, वरना ये तो एटॉमिक मास और उनके एटॉमिक नंबर बहुत ही मुश्किल लगते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आसानी जब आपको होगी इसकी, जब आप आगे 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 बढ़ते जाओगे, आपको जब और टॉपिक्स आएंगे तो उन टॉपिक्स में ये एटॉमिक मासेस यूज़ होंगे, तो उधर जो है आपको ये आसानी देंगे। मतलब जब आप उनको बार बार यूज़ करोगे ना, तो आपको ये एक तरह से याद हो जाएंगे, फिंगर टिप्स पे आ जाएंगे, बहुत सारे आपको याद हो जाएंगे, देखना आगे। अच्छा, एटॉमिक, अब यहाँ पे 3 रूल्स दे रहा है। अगर कह रहा है एटॉमिक नंबर 7 का डिविजिबल है, तो आप ये लगाओगे क्या, कि 2 से मल्टीप्लाई करके 3 से प्लस कर दोगे। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ 2 ही डिविजिबल हैं, 21 और 28 7 का। मैंने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई करा और +3 कर दिया, 45 आ गया। इधर भी वैसे ही किया, सही है। बट अगर आपको यहाँ पे इवन और ऑड मिल रहा है तो यहाँ रूल अलग अलग रखोगे। 2 का मल्टीपल तो सब में हो रहा है, लेकिन इन 10 में ना, आप अगर आपको कोई इवन मिलता है तो आप 4 प्लस करोगे, और ऑड मिलता है तो 5 प्लस करोगे, सही है। इस तरह से आप इनको याद कर सकते हो।
लेकिन फिर भी आप ये सोच रहे होगे भाई कि ये इतने सारे रूल अगर हम इनको याद रखेंगे तो इसमें तो हम और परेशानी फंस जाएंगे। तो मैं ये बता रहा चाह रहा हूँ कि भाई ये जो है कोई आपकी बुक में दिए हुए रूल नहीं है, ये मैंने एज ए एक्स्ट्रा मटेरियल एक तरह से ट्रिक के तौर पे आपको दिए। अगर आपको ये याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये आपको ट्रिक ट्रिक जो होती है वो मतलब एक कह सकते हैं स्मार्ट वे है लर्निंग का। इससे आप आसानी से याद कर सकते हो। अगर आपसे नहीं याद हो रहा है तो फिर आप रट्टा मारो, एक चीज़ वो है, क्योंकि इसको जो है याद करना पड़ता है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं एटॉमिक मास में। आपको इतना क्यों याद करा रहा हूँ, वो है दैट्स अ मोलर मास। यस, जिसे हम मोलिक्यूलर मास भी कहते हैं। ऊपर हमने जैसे बात की थी एटॉमिक मास, मोलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। तो मोलर मास जो है ना, इसकी वजह से हमें एटॉमिक मास को याद करना पड़ता है। क्यों, हम आगे देखेंगे। मोलर मास क्या है, इज अ मास इन ग्राम पर मोल ऑफ सब्सटेंस। मोलर मास आपको कह सकते हैं कि किसी भी मोलिक्यूल का आप मास निकालोगे, दैट्स अ मोलर मास। एग्जाम्पल मैं H2O का टोटल मास पूछूं तो वो उसका मोलर मास है। CO2 का टोटल मास पूछूं तो वो उसका मोलर मास है। अब इसमें क्या पूरा का पूरा एलिमेंट आ रहा है? नहीं, इसमें एक एलिमेंट नहीं आ रहा, इसमें दो एलिमेंट है। इसमें तीन एलिमेंट आ रहे हैं, किसी में तीन से ज़्यादा होंगे। तो इनमें एलिमेंट्स की तादाद ज़्यादा है, तो उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मास का हम सम करके निकालते हैं इनका मोलर मास। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का 1 है, इस हाइड्रोजन का भी 1, मतलब दो हाइड्रोजन का 1, तो ये 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का होता है 16। यस, 16 में आप 2 प्लस करोगे आपके पास क्या आएगा, 18 आ जाएगा। मोलर मास H2O का क्या हो गया, 18 हो गया। इसी तरह CO2 का क्या हो गया, CO2 का मोलर मास इधर C12, फिर 16 एंड 16, तो ये आपके पास 44 आ जाएगा। तो इसको कहते हैं मोलर मास। इसकी वजह से हम एटॉमिक मास को याद कर लेते हैं। अगर आपको एटॉमिक मास तकरीबन पता होंगे तो आप क्या आसानी से मोलर मास निकाल सकते हो, क्योंकि मोलर मास आगे बहुत यूज होगा और मोलर मास ही रिलेट करता है एटॉमिक मास से। ओके, तो मोलर मास को हम किस तरह जो है मतलब निकाल सकते हैं, हाउ टू फाइंड मोलर मास, मोलिकुलर मास। तो स्टार्ट करेंगे हम मोलिकुलर फार्मूला से। क्या हम मोलिकुलर फार्मूला देखेंगे पहले, फिर देखेंगे एटॉमिक मास। जैसा इसने बोला कि भाई आपको एलिमेंट्स के एटॉमिक मास देखने होंगे। अब पेपर के वक्त आपको कोई शीट तो नहीं मिलेगी भाई ये एटॉमिक मास है याद करो, नहीं। उस वक्त आपको क्या होना होगा, आपको पता होना चाहिए भाई ये एटॉमिक मास है, आपको ऐसे ऐसे इनको करना है। अब आप क्या करोगे, एटॉमिक मास को सिंपली ऐड करोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल CH4, मीथेन की एग्जाम्पल दी है, CH4 कार्बन 12 और H का 4, मतलब आपके पास आ जाएगा 16, सिंपल आंसर। इस तरह से आप इनको आराम से निकाल सकते हो। अच्छा, यूनिट मोलर मास के क्या होते हैं, ग्राम पर मोल। इसको M सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे अमोनिया का दिया है NH3 का। वन मिनट, NH3 का दिया है। NH3 में आप देखो तो N नाइट्रोजन और H3, मतलब 14+3, 14+3 आपके पास 17 आएगा। अच्छा, द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अमोनिया मोलिक्यूल इज 17 ग्राम। अब एक और चीज़ बात करते हैं इस पर। कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, 12। तो अगर मैं कहूँ कि कार्बन के 12 मोल में कितना मास होगा, तो आप क्या बोलोगे, एक मोल में कितना मास होगा, आप बोलोगे 12 ग्राम। सही है। इसी तरह हम बोलेंगे अगर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एक मोल में कितना मास होगा, आप बोलोगे 24 ग्राम। तो ये क्या है, ये उसका मोल मोल का ही काम, हमने का एक मोल एक फिक्स अमाउंट है और वो जो है उन एलिमेंट के मास के तक बराबर है। सही है। अब हम आपको जो है यहाँ पे एक शीट दी है मैंने पूरी, इस शीट को याद नहीं करना, एक गो थ्रू कर लेना। इससे आपको बहुत सारे जो है एटॉमिक मोलिकुलर मास जो है एक तरह से आपको दिमाग में बैठ जाएंगे। और ज़रूरी नहीं है इनको याद करना, बल्कि आपको इनको जो है यूज़ करना आना चाहिए, मतलब इनको आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। फॉर एग्जांपल यूरिया का CH4N2O। अगर आपको कार्बन का मास पता है, हाइड्रोजन का पता है एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का पता है, ऑक्सीजन का पता है, सिंपली ऐड करना है। बट ये याद रखना, ये जो पावर दी नीचे, ये जो सॉरी नीचे जो नंबर दिए हैं, इनके H4 हैं, N2 हैं, इनको आप मल्टीपल करोगे, इनको ऐड मत करना। इनको ऐड किया क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मतलब आंसर गलत हो जाएगा।
सल्फर सल्फर का क्या होता है 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है 15.99, एक ही बात है। ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4। ओके, इसमें भी आपको जो है फार्मूलाज दिए जाएंगे और उन फार्मूलाज के बेस पे आपको क्या करना है, मोलर मास कैलकुलेट करना है। और कैलकुलेट कैसे करना है ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आते हैं हम फार्मूला मास पे। फार्मूला मास जिसको हम मोलर मास एक तरह से कह सकते हैं, ये आयनिक कंपाउंड का मोलर मास है, मोलिक्यूलर कंपाउंड का। अगर हम मास ग्राम में एक्सप्रेस करें दैट्स अ ग्राम फार्मूला मास कहते हैं, जिसमें हम मास ऑफ सोल्यूट को डिवाइड करते हैं फार्मूला मास ऑफ सोल्यूट से, जिसको हम ग्राम पर मोल में जो है कह सकते हैं, इसका यूनिट है ग्राम पर मोल, उससे हम उसमें हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। किसी भी आयनिक कंपाउंड का आप मास लोगे दैट्स अ फार्मूला मास। अभी कुछ देर पहले हम एक पार्टिकल के बारे में बात कर रहे थे, एक नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में, दैट्स 6.2 इंटू 10⁻⁻23। ये है एवागेड्रोज नंबर। यस, साइंटिस्ट थे एवागेड्रो जिन्होंने फाइंड की एवागेड्रो नंबर। इन्होंने कहा भाई एक मोल के अंदर जो है कितने नंबर होते, कितने पार्टिकल होंगे। उन्होंने कहा 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। मतलब इतने सारे पार्टिकल एक मोल में होंगे। और किसी भी सब्सटेंस का अगर आप एक मोल उठाओगे तो वो उसके इसके एवोगेड्रो नंबर के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अगर 12 ग्राम कार्बन है तो उसमें भी इतने पार्टिकल होंगे और वो कितने मोल होगा, एक मोल होगा। स्टैंडर्ड है ये। ठीक है, इट इज़ यूज टू मेक वेरी लार्ज नंबर ईजियर टू हैंडल। इससे क्या हो गया, हमें जो है बहुत बड़े बड़े नंबर को भी हैंडल करना आसान हो गया। और कन्वर्जन जो है मोल की ग्राम में हम अभी देखेंगे वो बहुत जो है एक तरह से डिपेंडेंट हो गए एक दूसरे पे। अब मैं कहता हूँ अगर H2 एक गैस है, इसके मोल कितने, इसका 1 मोल है, क्यों 2 ग्राम कितने बराबर होगा, 2 ग्राम पर मोल, 32 ग्राम पर मोल। इसका एक मोल कितना कितना के बराबर हो गया, 32 ग्राम के। इसका एक मोल 16 ग्राम, इसका एक मोल 44 ग्राम। तो इस तरह हम बोलेंगे मोल तो चेंज हो रहा है, नहीं, मोल कांस्टेंट है। इनके मासेस अलग हैं और गैसेस भी तो अलग हैं, तो इसलिए इनका मोल क्या हो गया, हर किसी का मोल अलग हो गया, लेकिन मोल एक तरह से कांस्टेंट है। नाउ हम इंटर कन्वर्जन्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हमने मोल पढ़ा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पढ़े, और मोलर वॉल्यूम के बारे में भी हम जान जाएंगे। बल्कि पहले इससे पहले मोलर वॉल्यूम को ही पढ़ लेते हैं। ओके, मोलर वॉल्यूम क्या है, अगर आप एक मोल के बारे में बात करो तो उसमें कितने पार्टिकल होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। सही है। और जो गैस है उस गैस का जो मास होगा वो भी उतना ही उसके बराबर होगा, मोल के बराबर। अब अगर हम पूछें उसका वॉल्यूम क्या है, अगर एस टी पी में पूछा जाए, स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो 273 केल्विन और प्रेशर 1 atm होता है, उस पर हम पूछें तो मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 डेसीमीटर क्यूब, 22.4 लीटर। ये है इसका मोलर वॉल्यूम। अब मैं बोलूँ अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन लो तो उसमें कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। मैं कहूँ एक मोल हाइड्रोजन गैस लो तो उसमें कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 कहोगे। या कहोगे 2 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल होंगे, एक मोल होगा। 32 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होंगे, एक मोल होगा। कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, डेसीमीटर क्यूब जो है ये वॉल्यूम का यूनिट है। सही है। अब हम कन्वर्जन्स पे आते हैं। फॉर्मूला एक ही है लेकिन उसको कन्वर्ट करने के पैटर्न अलग अलग हैं, मतलब उससे जो है आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन ये सब एक ही हैं। इनको हम कन्वर्ट कर रहे हैं, किसी को एक्सचेंज कर रहे हैं ताकि हम दूसरी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर आपको मोल दिया है, मोल फाइंड करने को दिया है, कहा भाई मोल फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, जो आपको गिवन मास दिया गया हो उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर दोगे। मोलर मास हम पीछे पढ़ के आए, मोलिकुलर मास। तो गिवन मास क्या है, ये आपको क्वेश्चन में देगा, बोलेगा भाई गिवन मास आपको दिया है इतना ग्राम, फॉर एग्जाम्पल इतना ग्राम कार्बन है और जो है इसका मोल निकालो। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा 24 ग्राम कार्बन है, तो आप वो 24 ऊपर उसको गिवन मास रखोगे।
नीचे उसका मोलर मास रखोगे और डिवाइड कर दोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको हो सकता है कि मोलर मास फाइंड करने को बोल दे और उसने आपको सिर्फ मास दिया हो, मास दिया हो, सही है। उसने कहा भाई 2 मोल कार्बन है। अब 2 मोल कार्बन है तो 2 मोल आप नीचे रखोगे कार्बन का मास, सॉरी, उसने आपको जो है गिवन मास दे दिया और 2 मोल दे दिए, तो अब आप उसको क्या करोगे, मोलर मास फाइंड करोगे। इसी तरह अगर आपको कहा भाई कि मास फाइंड करो और मैंने आपको मोलर मास और मोल दे दिए, तो फिर आप क्या करोगे, आप उसका मास फाइंड करोगे इस फॉर्मूले से। मतलब तीनों फॉर्मूले इनको एक दूसरे से कन्वर्ट किया गया है, इसलिए इंटर कन्वर्जेंस का। इसको सबसे अच्छी तरह आप समझ सकते हो पायरमिड्स, मास, मोलर मास एंड मोल। अगर आपको यहाँ पे मोल देगा तो आप मास को मोलर मास से डिवाइड कर दोगे। अगर आपको मोलर मास देगा, वो सॉरी मोलर मास फाइंड करने को देगा, तो आप उसको उसके मास को मोल से डिवाइड कर दोगे, इसी तरह करोगे। अगर आपको मास गिवन दे देगा तो मतलब मास फाइंड करने को दे देगा, तो इन दोनों को आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आसान सी चीज़ है। इसी तरह नंबर ऑफ पार्टिकल्स में करेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको ये पता है, ये कॉन्स्टेंट रहेंगे 6.02 इंटू 10⁻23। अगर आपको मोल फाइंड करने को दे दे, एन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, मोल, तो आप क्या करोगे, जो आपको ऊपर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल है उसको एवोगेड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे। बट आपको अगर क्या नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड करने को दे दे और कहा आपको मोल दे दे, तो आप मोल से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। इसी तरह आप पायरामिड से कन्वर्ट कर सकते हो। और अगला फॉर्मूला तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर उसको भी आप कर सकते हो, बहुत आसान है। इस एवोगेड्रोस नंबर को, सॉरी, ये मोल है, ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर चले जाएगा, बस ये होगा। अब मोलर वॉल्यूम में क्या करना है, मोलर वॉल्यूम में भी सिंपल वही करना है। और मोलर वॉल्यूम याद करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। अगर यही भूल गए तो फॉर्मूला कोई काम का नहीं रहा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल अगर आपको कहा भाई इतने हैं, मतलब आपको मोल फाइंड करने को दे दिया, फॉर एग्जांपल आपको कहा किसी एक्स एक्स गैस का मोल फाइंड करो, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, आपको उसने वॉल्यूम तो दे दिया, लेकिन आपको मोलर वॉल्यूम नहीं पता, तो आप फॉर्मूला नहीं लगा। क्योंकि आपको पहले मोलर वॉल्यूम पता होगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। इस मोलर वॉल्यूम को आपको इधर रखना होगा और फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जो आपको गिवन वॉल्यूम है उसे डिवाइड कर दो। इसी तरह अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करने को दे, तो आप मोलर वॉल्यूम को मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये इंटर कन्वर्जेंस थी। अब आगे चलते हैं, आगे क्या पढ़ना है, आगे हमें पढ़ना है सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट नंबर, सिग्निफिकेंट फिगर भी कहते हैं। ये सिर्फ आपको टॉपिक नहीं दिया, बस इसको डिड यू नो में एज दे दिया, लेकिन मैंने सोचा इसको पढ़ाना ज़रूरी है, इसके रूल्स समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस पर क्वेश्चन बन गया तो आप इसको कर तो सको। क्या कहता है, द डिजिट इन अ नंबर विच शो रिलायबिलिटी, सही है, एंड मेजरमेंट आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। मेजरमेंट करें उसमें हमें कुछ रिलायबिलिटी शो, सही है, उस डिजिट के नंबर में, तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर कह सकते हैं। कौन कौन सिग्निफिकेंट नंबर हैं और कौन कौन सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, देखते हैं। आपको जो भी नॉन ज़ीरो दिखे, जो ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो नहीं है, सही है, तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर है। ज़ीरो लाइन इन बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अगर इसी के दरमियान, दो नॉन ज़ीरो के दरमियान जो ज़ीरो आ रहा है, वो भी सिग्निफिकेंट। ज़ीरो लोकेटिंग राइट आफ्टर डेसिमल पॉइंट इन लेस देन 1 आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल के राइट पे है ज़ीरो और 1 से मतलब लेस देन है, क्योंकि ज़ीरो तो आम सी बात है, 1 से लेस देन ही होगा, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं। फाइनल ज़ीरो टू राइट, जो फाइनल ज़ीरो है राइट पे डेसिमल पॉइंट के, उससे वो सिग्निफिकेंट है। और ज़ीरो जो लोकेट करे बिफोर डेसिमल पॉइंट और 1 से छोटा हो, ये वही बात है, तो वो क्या है, वो नॉट सिग्निफिकेंट। टॉपिक तो अब यहाँ पे आता है, दैट्स अ राउंडिंग ऑफ डेटा। राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे ये देखना है हमें। तो पहले राउंडिंग ऑफ की डेफिनेशन पे चलते हैं। राउंडिंग ऑफ मीन अ नंबर इज मेड सिंपलर, जैसा हमें पता है हम नंबर को सिंपल करते हैं,
सिंपल हम क्यों करते हैं, ताकि हम जो है एक कह सकें एक्यूरेट पॉइंट, एक एक्यूरेट अमाउंट पे पहुंच सकें या फिर एक फिक्स वैल्यू पे पहुंच सकें, सही है। इट वैल्यू इंटैक्ट बट क्लोजर टू नेक्स्ट नंबर, इट इज़ डन फॉर होल नंबर, किसके लिए होगा, ये होल नंबर के लिए होगा, एंड फॉर डेसिमल एट वेरियस प्लेस ऑफ 100, 10 एंड 10th, इन तीनों में जो है अगर वेरियस जगह किसी भी जगह पे डेसिमल है तो उसके लिए भी हम राउंडिंग ऑफ करते हैं। क्या रूल्स हैं, अगर डिजिट 5 से ग्रेटर है, 5 से बड़ा, मतलब 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, अगर आपको 5 से बड़ा कोई भी नंबर मिले तो आप उसको 1 ऐड करोगे। अभी बाकी चीज़ें भूल जाओगे, भाई ये 5 इधर कहाँ ऐड करना है, ये नहीं, सिर्फ ये रूल याद रखो कि अगर आपको 5 अगर आपको कहे भाई कि फॉर एग्जांपल 3.16, तो आप इसको राउंड ऑफ करो, तो ये 6 5 से बड़ा है छोटा है, ये बड़ा है, तो आप क्या करोगे, इसको काट दोगे, इस पे 1 ऐड नहीं करना, ये जो 1 है इसमें 1 ऐड करोगे और उसको 2 कर दोगे, तो ये 3.2 हो जाएगा, सही है। इस तरह करना है। अब इसमें आपको एग्जांपल भी दे दी, ये फॉर एग्जांपल, और अगर ये 8 है, 5 से बड़ा है, इस पर आप 1 ऐड करोगे, ये 7 बन जाएगा, 7 भी 5 से बड़ा है, इसको भी आप ऐड करोगे, लेकिन वो आपको बताएगा कितने नंबर तक करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है, 4 तक, 5 तक, ये आपको बताएगा। अगर 5 से छोटा है तो छोड़ दो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये 2 दिख रहा है, यहाँ पे मैंने 3.2 कर दिया, अब इसे 3.1 से 3.2 कर दिया, अब मैं इसे राउंड ऑफ नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये 2 है, 5 से छोटा है, तो मैं इसे ऐसे ही कट कर दूंगा, आंसर 3 आएगा, सही है। अगर वो 5 से छोटा हो तो आप क्या लिख दोगे, 3 लिख दोगे। अगर वो 5 पे ही आ जाए तो अब आप क्या करोगे, ये तो प्रॉब्लम हो गया, 5 से बड़ा भी नहीं है, 5 से छोटा भी नहीं है, 5 ही नंबर आ गया, तो अब आप देखोगे कि अगर वो 5 पे है तो वो इवन है, अगर वो इवन रिटेंड होता है तो आप उसको ऐसे छोड़ दो, सही है। फॉर एग्जाम्पल आपको 7.865 दिया है, ये 5 आ गया, तो आप क्या करोगे, इस 5 को ड्रॉप कर दोगे, मतलब काट दोगे। अगर वो आपको ऑड मिलता है तो आप ऐड 1 कर दोगे। अब देखो, लेकिन मैं ये 5 को नहीं बोल रहा 5 इवन है ऑड, ऐसे नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ इसके आगे जो है, 5 के आगे क्या है, 6 है, 6 इवन है ऑड है, इवन है, तो आप क्या करोगे, इस 5 को कट कर दोगे, इवन ले आओगे। अगर आपको पता है सामने ऑड है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे +1 कर दोगे, इसको काट के आगे +1 कर दोगे, या 4 हो जाएगा। इस तरह आपको करना है। अब मैंने यहाँ पे कुछ MCQs आपके लिए दिए हैं, इसके साथ कीज भी दिए, उसको जो है पहले खुद करने की कोशिश करना, राउंड ऑफ करना कॉपी पे बैठ के, कि राउंड ऑफ आपसे होते हैं या नहीं। आसान है, मुश्किल नहीं है, थोड़े से ही हैं। इसके बाद चलते हैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन। व्हाट इज एक्सपोनेंशियल नोटेशन, क्या है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। मैं बात करता हूँ अगर एक इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन के मास की, जिसको मैंने कहा बहुत निलेजेबल होता है, कितना निलेजेबल, आप खुद देख सकते हो, आपको देख के हैरानी होगी कि भाई ये इलेक्ट्रॉन का मास है, तो उसको हम काउंट ही क्यों कर रहे हैं, है ना। तो इतनी बड़ी वैल्यू को अगर इसके ज़ीरो याद करने बैठे बंदा तो आधा रट्टा तो इसी में लग जाएगा। तो हम एक क्या करते हैं, इस वैल्यू को छोटा कर लेते हैं, कंसाइज वे में लिख लेते हैं, 9.11 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। हाँ, ये क्या कर दिया हमने से, एक कंसाइज वे में लिख दिया, इसके अंदर हमारे को रॉन्ग करने के, मिस्टेक करने के चांस कम हो जाते हैं, सही है ना, क्योंकि कितने लार्ज नंबर हैं। फॉर एग्जांपल एवोगेड्रोज नंबर देखो, एवोगेड्रोज नंबर इतना बड़ा, अब आप इसको बैठ के लिखोगे, तो हमें आसानी कर दी एक्सपोनेंशियल नोटेशन ने, कि भाई हम इन इक्वेशंस को, तो सॉरी इन नंबर्स को जो है छोटा करके लिख सकें। तो किस तरह लिखते हैं, इसके लिए हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पे जो देगा मल्टीपल, ये होगा इसका कोएफिशिएंट, सही है, कोएफिशिएंट, और ये होगा उसका बेस, और यहाँ पे आएगा उसका एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट, अब इस तरह से हम इनको जो है मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं कोई भी एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो अब यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल कह रहा है, अगर वेर एन कोएफिशिएंट में बी नंबर बिटवीन 1 to 9.99, मतलब ये कोएफिशिएंट नंबर 1 से लेके 9 तक हो सकता है, 9 पॉइंट तक हो सकता है, सही है। और एक्स एक्सपोनेंट जो है वो इंटीजर होगा, रेज टू बेस 10, एक्सपोनेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। एक्सपोनेंट आपको
बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू में भी बता सक मतलब उसको छोटा करके बता सकता है, और छोटी वैल्यू को भी बड़ा, मतलब जो है छोटी छोटी मतलब बड़ी वैल्यू को भी, मतलब जो फॉर एग्जांपल पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा बड़ी है तो उसको भी छोटा कर देगा, और जो नेगेटिव में बहुत ज़्यादा बड़ी है उसको भी छोटा कर देगा, मतलब उसके जीरोस को काउंट करके वहाँ लिख देगा। इफ़ द नंबर टू बी एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन इज ग्रेटर देन वन, द एक्सपोनेंट इज पॉजिटिव। अगर वो वन से बड़ा है पॉजिटिव है, आम सी बात है। अगर छोटा है तो वो नेगेटिव इंटीजर। अब हम इंटर कन्वर्टिंग कैसे करेंगे। इन ऑर्डर टू टैकल मैथमेटिक आवर कंसिडर द फॉलोइंग टू रूल, दो रूल है। अगर हमें कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल वैल्यू स्टैंडर्ड नोटेशन में, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में, तो हम क्या करेंगे, हम मूव करेंगे लेफ्ट अगर वैल्यू ग्रेटर देन 10 है। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसी वैल्यू दी हुई है तो आप क्या करोगे, इसको लेफ्ट मूव करोगे। सही है। अगर आप इसको लेफ्ट मूव करोगे तो ये आपको, आप इसको कंसीडर करोगे पॉजिटिव। सही है, क्या कंसीडर करोगे, पॉजिटिव। अगर आप इसको पीछे लेके जाओगे तो इसको आप नेगेटिव कंसीडर करोगे, और इसका एक्सपोनेंट कैसा आएगा, नेगेटिव। सही है। फॉर एग्जाम्पल 3.8 इंटू 10⁻⁻4, कितने टाइम लेके गए हो, 4 टाइम लेके गए हो। देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम, ऐसे काउंट करना है। और अब यहाँ से अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पे आप कहाँ है, डेसिमल कहाँ दिख रहा है, ये डेसिमल नहीं, ये कॉमा, यहाँ पे डेसिमल है। अगर आपको डेसिमल नहीं दिख रहा हो तो मतलब समझ जाओ यहाँ पे डेसिमल है, और उसको आप मूव करोगे कि कहाँ तक, नॉन लास्ट नॉन जीरो तक। सही है। if you want to change an exponential notation to standard, the decimal point should move to right। अब अगर हमें उसको इसमें कन्वर्ट करना है तो हम देखेंगे भाई 4 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4, मतलब 2 जीरो और ऐड कर दो, 2 जीरो और ऐड कर दिए। इसी तरह हम 5 जो है फॉर एग्जाम्पल हमें इसको आगे लेके जाना है तो 2 तो यही हो जाएगा, 3 जीरो और ऐड कर दो। और पॉइंट के बाद भी एक ज़ीरो लगाना ज़रूरी है, ज़रूरी तो नहीं है लेकिन लगाना चाहिए। अच्छा, ये तो आपने 9 10 में भी पढ़ा होगा। ये फर्स्ट ईयर है, इसमें हम इसको ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, और इसका रूट और मल्टीप्लाई करना भी सीखेंगे, डिवाइड करना भी। एडिशन किस तरह करेंगे और सब्ट्रैक्शन किस तरह करेंगे, तो कन्वर्ट पहले तो हमें जो है ना उसके एक्सपोनेंट को सेम करना होगा। जो भी दोनों दो नंबर को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं उन दोनों के कोएफिशिएंट को, सॉरी एक्सपोनेंट को हमें क्या करना होगा, सेम करना होगा, ताकि हम उन्हें जो है कह सकें एक साथ एक जैसा ही लिख सकें। अब ये आपको जब समझ में आएगा जब हम उसके एग्जाम्पल देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया 1.31 इंटू 10⁻³ एंड 0.315 इंटू 10⁻3। आप क्या करोगे, इन ये दो पावर को प्लस नहीं करोगे, माइनस भी नहीं करोगे, ना मल्टीप्लाई करोगे, इनको सेम ले लोगे, इन दोनों का कॉमन ले लोगे, और ये आपके पास, और इन दोनों का इनको ऐड कर दोगे। तो ये जो एक्सपोनेंट है उनको कॉमन ले लोगे और इनको ऐड कर दोगे। इसी तरह आप इनको सब्ट्रैक्ट में करोगे, ये सब्ट्रैक्ट नहीं सॉरी, इसी तरह आप सब्ट्रैक्ट में करोगे। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा तो इन सिर्फ जो कह सकते हैं ये एक्सपोनेंट वाली जो होगी वो कॉमन ले ली जाएगी, और जो सामने उनके वैल्यू होगी जो मल्टीप्लाई हो रही है उसको आप क्या करोगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दोगे। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन इस तरह करेंगे सिंपल वे में। आपको जो भी दो वैल्यूज़ दी गई हैं उनको आप मल्टीप्लाई करोगे, जैसे आप सिंपल करते हो 7 2 14, और आप क्या करोगे, उनके एक्सपोनेंट को माइनस कर, उनके एक्सपोनेंट को प्लस या माइनस कर दोगे। अगर आपको 12-3 दिया तो आप 12-3 लिख दोगे। सही है। मतलब इनके दरमियान एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगी, इनके एक्सपोनेंट के दरमियान, और इनका दरमियान मल्टीप्लिकेशन होगी। सही है। डिवीजन में क्या रूल रखना है, डिवीजन में आपको ये याद, इसको थोड़ा सा केयर करके करना ताकि आपको सही हो, क्योंकि बहुत से ज़्यादा मिस्टेक ही यहाँ पे होती है। इसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे वैल्यू दी है, आपको डिवाइड तो इनको आप सही तरह कर दोगे, लेकिन अभी आपको यहाँ पे देखना है एक्सपोनेंट क्या दिया है। एक्सपोनेंट आपको यहाँ पे पॉजिटिव दिया है, नीचे से जब ऊपर लेके जाओगे तो साइन चेंज होगी, उसको नेगेटिव कर दोगे। अगर नीचे नेगेटिव दिया तो ऊपर जाके पॉजिटिव होगा। ये मिस्टेक तो बहुत कॉमन है, तो इस मिस्टेक को अवॉइड करना। और बाकी सब तो वैसे ही डिवाइड हो रहा है, वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे ज़्यादा गेम जो है यहाँ पे वो है एक्सपोनेंट का, तो एक्सपोनेंट के गेम को समझ जाना, वही आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिखेगा। फिर उसके बाद रूट कैसे लेना है, रूट तो आप ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 है, 6 को यहाँ पे आपको वैल्यू क्या दिया 2.5 इंटू 10⁻7। यहाँ पे पहले तो हमने कॉमन कॉमा वो सॉरी पॉइंट को जो है पीछे ले गए एक टाइम,
तो इससे क्या हुआ, 7 6 में चेंज हो गया। 6 में चेंज होने के बाद हमने क्या किया, इसको बाहर निकालना है। 5 5 25 तो ऐसे आ गया। अब ये मिस्टेक मत करना भाई कि ये बाहर नहीं आ सकता। इसको हमें क्या करना है, इसको जैसा हमें पता है, अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ये पावर है ना, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 6 हो जाता है। तो मैंने इस 2 पावर को बाहर ले आया और इससे मैंने अंडर रूट को कट कर दिया। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी और देखनी होगी भाई कि किस तरह से उसको सॉल्व करना है। और उसको आपने उसको रूट को जो है कैंसिल कर दिया और आपकी वैल्यू जो है बाहर आ गई, 5 × 10⁻³ अब अगर आपको कोई पावर में दिया है, इसमें पावर में दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपको वैल्यू दी है 3.25। अब यहाँ पे पावर है, यहाँ पे आपको ये वाली जो आपको दिख रही है ये नोटेशन में नहीं है, तो इसको अब आप मल्टीप्लाई करोगे। सही है। अब इसको आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, जो आपके एक्सपोनेंट है उसके एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि किस में आपको मल्टीप्लाई करना है, किस में आपको माइनस करना है, किस में आपको ऐड करना है और किस में आपको कॉमन लेना है। ठीक है। तो ये था एक्सपोनेंशियल नोटेशन। अब आगे चलते हैं। अब हमारा एक और तकरीबन लास्ट टॉपिक है, दैट्स स्टोइचियोमेट्री। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक रह गया होगा। स्टोइचियोमेट्री में हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शन की मदद से एक नोन की मदद से एक अननोन को फाइंड करते हैं। इस तरह समझ में नहीं आएगा, लेकिन पहले हम कुछ अजम्पशंस ले लेते हैं ताकि आप जब इसको पढ़ो तो इन अजम्पशंस को याद रखना। पहली बात तो रिएक्टेंट जो है कम्प्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। सही है। ये नहीं होगा कि भाई प्रोडक्ट जो है अभी कंप्लीट अभी जो वापस मूव कर रहा है रिएक्टेंट में, नहीं। और कोई सप्लीमेंट्री या साइड रिएक्शन नहीं होगा। अब किस तरह हम इसको फाइंड करेंगे ये देखते हैं। 1 मिनट। पहले आप क्या करोगे, आप पहले रेशो फाइंड करोगे। रेशो लेना मुश्किल नहीं है लेकिन आसान भी नहीं। पहली चीज़ तो आपको ये देखना है इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। तो हमने देखा हमारे पास इक्वेशन जो है बैलेंस, रिएक्शन जो है बैलेंस कर सकते हो आप उनको। अब यहाँ पे आपको रेशो लेना है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब समझ जाओ यहाँ 1 है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 और 2। तो मीथेन का रेशो ऑक्सीजन के साथ 1:2 बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का मीथेन के साथ 1:1 बन रहा है। इस तरह से आपको रेशो तो आप ले लिया। अब क्या करना है, अगर आपको कोई मास दिया है तो उसको आप मोल में कन्वर्ट करोगे, कोई पार्टिकल दिया है तो उसको मोल में कन्वर्ट करोगे। इनकी इंटर कन्वर्जेंस आपको करनी होगी, या तो मोल की पार्टिकल में करनी होगी या मोल की मास में करनी होगी। जिस तरह हमने अभी पहले देखा है, पहले ही देखा है, थोड़ी देर पहले देखा था कि भाई इंटर कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो वो इंटर कन्वर्जन का मैंने एक छोटा सा समअप चार्ट बना के दिया है। इस तरह से आप इंटर कन्वर्जन करोगे। लेकिन इंटर कन्वर्जन हमेशा नहीं होगी, वो उनके रिलेशन के बेस पे करोगे। फिर उसके बाद आपको उनको सिंपली सॉल्व कर देना। सही। सिंपली क्या कर देना, सॉल्व कर देना। अब यहाँ पे हमारे पास 4 तरह के रिलेशनशिप आते हैं स्टोइचियोमेट्री में। मोल मोल, दूसरा मास मास, तीसरा वॉल्यूम वॉल्यूम और मास वॉल्यूम। ओके। 1 मिनट। ओके, हम इसमें बात करते हैं आगे। पहले हम मोल मोल पे करते हैं फिर हम आते हैं आगे। तो मोल मोल में क्या करना है आपको, आपको जो है फॉर एग्जांपल आपको एक रिएक्शन दिया है। इस रिएक्शन में इसका मैं पहले पहले का आंसर आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। बाकी सबके आपको आंसर दे दिए शीट पे, इन सबको आपको खुद सॉल्व करना है। मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको रेशो लेना है और रेशो लेके इनको जिस तरह मैं बता रहा हूँ उस तरह सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक रिएक्शन दिया है, एल्युमिनियम ऑक्सीजन से जो है रिएक्ट करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। अब यहाँ पे आपको, अगर आप रिएक्शन देखो तो आपको रेशो मिल रहा है 4:3:2 और आपको ऑक्सीजन कितना मिला है, 1.33 मोल ऑफ ऑक्सीजन। बट आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। रिएक्शन बिलो हाउ मेनी मोल ऑफ एल्युमिनियम, मतलब आपको इसका कोई काम नहीं है। सिर्फ आपका काम क्या है, ये पूरे रिएक्शन का काम नहीं होगा। फिर आप पूरे रिएक्शन का पहले रेशो लो, फिर
बोलो भाई सबका जो है हम फाइंड करें, नहीं। इसमें जो आपको फाइंड करने को बोलेगा, आपको एल्युमिनियम कह रहा है, एल्युमिनियम अननोन है यहाँ पे, इसका मोल फाइंड करना है। किसके मोल को यूज़ करना है आपको? ऑक्सीजन के मोल को यूज़ करके एल्युमिनियम के मोल को फाइंड करना है। ऑक्सीजन के कितने मोल है? 1.33 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, पहले जो है इनके एक वो जो रिएक्शन में मोल दिए हैं, जो कह सकते हैं रेशो जो हमने लिया था, वो रेशो लिखोगे। एल्युमिनियम फाइंड करना है तो एल्युमिनियम का रेशो लोगे। ऑक्सीजन की मदद से फाइंड करना है, ऑक्सीजन का रेशो लोगे। मतलब ये इनके मोल हैं, इनको रेशो भी इनके, ये इनके कोफिशिएंट मोल कह सकते हैं, कोफिशिएंट कह सकते हो आप इनको। 4 3 ले लिया। अब आपको फाइंड क्या करना है? एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम को फाइंड करना, नीचे एक्स लिख दो। किसकी मदद से फाइंड करो? ऑक्सीजन के मोल से। ऑक्सीजन के मोल हमें कितने गिवन है? 1.33, वो आप यहाँ नीचे लिख दोगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आम सी बात है, जो है एक्स जो है 3 के पास जाएगा और 1.33 4 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 3 डिवाइड हो जाएगा और आपके पास आंसर आएगा एक्स इज इक्वल टू 1.77 मोल। यही आपके पास क्या है? आंसर है 1.77 मोल ऑफ एल्युमिनियम। इसी तरह बाकी सब होंगे, मुश्किल कोई नहीं है, सिर्फ इक्वेशन में आपको उनके क्या करना है, रेशियो लिखने हैं उनके। जिसका फाइंड नहीं है उस पर एक्स लगाना है, और जिसकी मदद से फाइंड कर रहे हैं उसके मोल लिखने हैं और उनको सॉल्व कर देना है, कोई मुश्किल नहीं। अब मास मास पे बात करते हैं। मास मास में भी आपको उसी तरह से एक रिएक्शन देगा और बोलेगा भाई फॉर एग्जांपल आपको कहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, ये पोटाशियम क्लोराइड है। हाउ मेनी आर प्रोड्यूस इफ 25 ग्राम ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। अगर 25 ग्राम ऑफ पोटाशियम क्लोराइड डिकम्पोज हो तो कितना पोटाशियम क्लोराइड बनेगा? मतलब हमें पोटाशियम क्लोराइड से पोटाशियम क्लोराइड का क्या फाइंड करना है? मास फाइंड करना है। तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप डायरेक्ट आप इनके मास फाइंड करोगे। अब इधर आपको कुछ नहीं करना कि मोल में कन्वर्जन कर रहे हो, ये इसमें नहीं पढ़ना। बल्कि आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको ये भी एग्जाम्पल के तौर पे भी दिया, लेकिन ये थोड़ा आपको कन्फ्यूजिंग रहेगा। इस तरह ही करो। फॉर एग्जाम्पल आपको 25 ग्राम दिया है, ऊपर पहले आप देखोगे 2 है, आपने 2 इसका मोल कोफिशिएंट लिखना ही है हमेशा। रेशो तो आपको हमेशा लिखना है, ठीक है, आपने लिख दिया। अब ये आपका काम अभी पूरा नहीं हुआ, अभी आप इनको मासेस भी लिखोगे, पोटाशियम क्लोरेट का और पोटाशियम क्लोराइड का। पोटाशियम क्लोराइड का और पोटाशियम क्लोरेट का मास लिखोगे। और मास कैसे याद होगा? वो ये है मोलिक्यूलर मास, जैसे मैंने बोला था मोलिक्यूलर मास आगे काम आएगा। मोलिक्यूलर मास आपको यहाँ पे लिखना है, और मोलिक्यूलर मास से पहले आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए। वही आप सिंपली पुट करोगे और आपको जो फाइंड, मतलब जो आपको जिसकी मदद से फाइंड करोगे वो पोटाशियम क्लोराइड से है, तो पोटाशियम क्लोराइड का मास दिए 25 ग्राम, ये लिखोगे। और पोटाशियम क्लोराइड को फाइंड करो तो उधर एक्स लिख दोगे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आपके पास आ जाएगा 15 kg। या वन मतलब 148 को आप डिवाइड करके 9.8 से करोगे तो आपके पास 15 kg आएगा, किलोग्राम। ओके, बाकी सब भी इसी तरह होंगे, बल्कि इनके जो है सॉल्व करने के पैटर्न भी दिए हुए एक आंसर के साथ। इसके बाद है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। असल में ये कुछ प्रॉब्लम हुई है, जो है मोल वॉल्यूम मास वॉल्यूम भी दिया था, बट यहाँ पे जो है कुछ नोट्स गायब हो गए। तो इसकी मैंने आपको एक प्रॉब्लम यहाँ पे दी है, इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। ओके, तो हम इसको जो है, अगर आपको देखें तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिया है 3.6। पहले आप रेशो ले लोगे इनके, 1 मिनट। तो रेशो आपको क्या मिलेगा? 2 रेशो, और ऑक्सीजन का आपको 1 है, 1 रेशो मिलेगा। और H2O का 2 रेशो। इसी तरह आप रेशो लोगे। ओके, आपने रेशो ले लिया। अब आपको क्या दिया है? आपको वॉल्यूम दिया है किसका? 3.62 इंटू 3.62 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का आपको क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है। आप वॉल्यूम को पुट करोगे इनके इनके मोल के साथ, वो इनके रेशियो के साथ, और जो है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन जो आप फाइंड करोगे उसका भी रेशियो लिखोगे, और आप इसको क्या कर दोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ये आपका फाइंड हो जाएगा।
तो ये तो रेशो था वॉल्यूम वॉल्यूम का। ये मैंने आपको एक होमवर्क दिया क्योंकि मैंने होमवर्क के लिए अलग से क्वेश्चन लिया था, लेकिन वो क्वेश्चन तो अभी गायब हो गया है। तो क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो अब रह गया हमारा सिर्फ कौन सा, मास वॉल्यूम। तो मास वॉल्यूम में मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे आपको खुद लिख के बताऊँ तो इसमें टाइम भी ज़्यादा ज़ाया होगा। इससे अच्छा है मैं एक छोटी सी वीडियो अलग से इस पर अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। अभी जो हमें करना था वो हम आगे आ जाते हैं। वॉल्यूम वॉल्यूम और मास मास और मोल मोल, इन तीनों रिलेशनशिप को आपको अच्छी तरह करना है। और मास वॉल्यूम जो है मैं उसको अच्छी तरह डिटेल में आगे और दे दूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो उसी में 2 क्वेश्चन में उसको एंड करता है। उससे अच्छा और भी ज़्यादा पूरी वर्कशीट दे दूंगा, उस पर प्रैक्टिस भी करना। अभी अपन मूव ऑन करते हैं, लेकिन ये होमवर्क जो 3 दिए हैं इसको करना है। ये इनको तीन को आपको कर इन तीनों के क्वेश्चन को करने से आपको इन पे थोड़ा सा एक आइडिया आ जाएगा कि भाई हम इसमें क्या फाइंड करना चाह रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक, दैट्स अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। समझने से पहले खाने की तरफ आओ, है ना। मैं कहता हूँ हम इसे हॉट डॉग नहीं मानेंगे, हम इसे कहेंगे भाई ये है कबाब और ये है बन। सही है। हमने कबाब में हमारे पास बन कितने हैं, हमारे पास बन है 1 2 4, और कबाब कितने हैं 5। अगर मैं बर्गर बनाता हूँ तो कितने बर्गर बनेंगे मेरे पास 4 बर्गर बनेंगे। कितने कबाब बच गए, एक कबाब बच गया। तो ये कबाब बच गया मतलब ये ज़्यादा था। तो ये एक एक्सेस रिएजेंट है, सॉरी एक्सेस रिएजेंट है। और जो नहीं बचा मतलब वो यूटिलाइज हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, हमें उसकी नीड है, वो लिमिटिंग रिएजेंट है। मतलब वो कम है, कम अमाउंट में प्रेजेंट था, उसने रिएक्ट किया, वो ख़त्म हो गया, लेकिन जो ज़्यादा अमाउंट में था वो रह गया, लेफ्ट ओवर रह गया, तो वो एक्सेस रिएजेंट है। इसी तरह हम अगर हम देखें तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से जो है कह सकते हैं रिएक्ट करी, और जो है ऑक्सीजन गैस क्या थी यहाँ पे हमारे पास। अब आप खुद देख के बता सकते हो कि ऑक्सीजन यहाँ पे एक्सेस रिएक्टेंट है या रिएजेंट है, और हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, बल्कि लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है, ये रिएजेंट दिया हुआ है, ये तो बोलूँ। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज अ रिएक्टेंट दैट इज कम्प्लीटली कंज्यूम इन अ केमिकल रिएक्शन, पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है। एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है, वो रिमेन लेफ्ट ओवर रह जाता है, बचा हुआ रह जाता है, उसको अभी भी रिक्वायर है। और मतलब और मॉलिक्यूल पार्टिकल या कोई सब्सटेंस जिससे वो रिएक्ट करे और कंप्लीट करे रिएक्शन को, लेकिन अभी भी वो क्या है, अभी भी वो लेफ्ट ओवर है। अब अगर हम इसके न्यूमेरिकल करें तो किस तरह करने हैं? अब इसके न्यूमेरिकल बिल्कुल स्टोइचोमेट्री की तरह है, जिस तरह हमने स्टोइचोमेट्री में करा, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। थोड़ा सा चेंज है क्या, आपको फॉर एग्जांपल कहा भाई कि ये इक्वेशन दे दी, फॉर एग्जांपल आपको जो है ये रिएक्शन दे दिया, और इसने आपको पहले तो इनके रेशो पता है, 4:5 रेशो 4:6। सही है। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है इनमें से एक्सेस कौन सा है और लिमिटिंग कौन सा है, ये पहले देखना है ना। अगर पहले हम वो देखेंगे फिर उसके बाद फाइंड करेंगे। पहले रूल्स देख लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छी तरह पता चले। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको प्रोसेस में दी होगी, उसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम द गिवन अमाउंट आप डिटरमाइन करोगे, और नंबर ऑफ मोल फाइंड करोगे किसके हेल्प से, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की मदद से। और आइडेंटिफाई करोगे रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस लीस्ट मोल ऑफ ऑफ प्रोडक्ट एज लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो कम मोल प्रोड्यूस कर रहा होगा वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अब यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन हुआ है गलत। ओके, इसको मैं रिमूव करता हूँ, सॉरी। आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है एक्सेस और लिमिटिंग के बारे में बताना है। तो यहाँ पे जो लिमिटिंग कौन सा है वो है अमोनिया, कौन है, अमोनिया है। और एक्सेस कौन सा है, ऑक्सीजन। क्योंकि अगर आप देखो तो कितने मोल ऑफ अमोनिया दिया है, 1 मोल। कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन दिया है, 1 मोल। आप एक को 4 से डिवाइड करो, एक को 5 से डिवाइड करो, आप बताओ इनमें से कौन ज़्यादा है।
ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन ज़्यादा मतलब ऑक्सीजन क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट है, और अमोनिया क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब नंबर ऑफ मोल NO2 कैसे फॉर्म होंगे, आपको क्या करना है, जो लिमिटिंग मिला हो ना आपको, फॉर एग्जाम्पल आपको 4 क्या मिला है यहाँ पे, लिमिटिंग, आप इसी से आप फाइंड कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, 4 लिखना है, 4 आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ NO2 कितना फॉर्म हुआ है, 4NH3, 4NO2, सही है। और नंबर ऑफ मोल किसके, अमोनिया के कितने नंबर ऑफ मोल दिए हैं आपको, 1 दिया है, सही है। और एक्स क्या है, एक्स यहाँ पे है, बल्कि लिख ही देता हूँ एक मिनट, यहाँ पे एक्स आपको फाइंड करना है, और अमोनिया के कितने दिए हैं आपको, 1 मोल दिया है, 1 मोल गिवन है। अब बताओ अगर हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या आंसर आएगा, 4 से 4 कैंसिल, एक्स ऊपर जाएगा 1 ऊपर जाएगा, मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा, 0.8 मोल नहीं है। आपको क्या देखना है, आपको देखना है लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, देखो ना, आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूस लीस्ट मोल ऑफ प्रोडक्ट एज लिमिटिंग रिएक्टेंट, फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अच्छा एक और यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे लिमिटिंग कौन सा है, यहाँ पे लिमिटिंग है हमारे पास एस, सल्फर हमारे पास यहाँ पे क्या है, लिमिटिंग है। और एक्सेस में कौन सा है, एक्सेस में हमारे पास है H2, हम H2 को यहाँ पे यूज़, क्वेश्चन गलत लग रहा है आई थिंक, वन मिनट। ओके सॉरी फॉर दैट, हमें जो है देखना है यहाँ पे है एक्सेस रिएक्टेंट कौन सा है, गलती हो गई यहाँ पे, असल में यहाँ पे जो है ये आपको रूल बता रहा है कि हमें किस तरह से फाइंड करना लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट को देख के बता रहा था कि भाई हमें लीस्ट मोल ऑफ प्रोडक्ट को जो है आइडेंटिफाई करना होता है। बट यहाँ पे आपको जो ये आप सॉल्व कर रहे हो स्टोइचियोमेट्री को सॉल्व कर रहे हो लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट की मदद से, तो यहाँ पे आपको एक्सेस रिएक्टेंट देखना है। एक्सेस रिएक्टेंट आपको कौन सा है, यहाँ पे जो है H2 है, तो आपने H2 का 5/2 यहाँ लिख दिया, ऐसा लिखना था, और 34 लिखा अपॉन एक्स, तो आप क्या करोगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 85 ग्राम आएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन भी होगा, जो मैंने पहले दिया था वो सही था, सॉरी फॉर दैट। अब ये जो है ये आपके लिए होमवर्क बन गया है, सही है, तो अब ये आपको होमवर्क के तौर पे करना है प्रैक्टिस, ताकि आपकी इस पे जो है बेस अच्छी हो जाए, लिमिटिंग रिएक्टेंट और एक्सेस रिएक्टेंट पे। ऐसे क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम के बेस पे तो नहीं आएंगे, लेकिन आगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें जो ये क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, सही है। आपको बोर्ड में इतना पूछ लेगा भाई, या आपको सेंटर में या स्कूल में इतना क्वेश्चन आएंगे कि भाई बताओ ये एक्सेस है लिमिटिंग है बस। लेकिन जब आप आगे जाओगे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे तो उसमें आपसे ऐसे नहीं पूछेगा भाई ये एक्सेस या रिएक्टेंट है, नहीं, वो ये आपसे क्वेश्चन करेगा कि वो आपको मिक्स करके देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मास मास रिलेशनशिप कर रहे हो या आप लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन कर रहे हो, इस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे। अब थ्योरेटिकल यील्ड, परसेंटेज यील्ड,
क्या होती है, जिसे हम और प्रैक्टिकल यील्ड कहते हैं, क्या होती है, जिसे हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। पहले थियोरेटिकल यील्ड के बारे में बात करते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट इज नॉन एज थियोरेटिकल। हमें जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे, जो हम अभी कोई भी एक केमिकल रिएक्शन कराते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की मदद से, एक लिमिटिंग होगा तो दूसरा एक्सेस होगा, तो उसमें जो हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आता है वो थियोरेटिकल यील्ड है। लेकिन अब अगर हम देखें तो हम जो ये तो हमने कैलकुलेट किया, उसको हम थियोरेटिकल यील्ड कहेंगे, थ्योरी थ्योरी बेसिस है ना, हमने उसको थ्योरेटिकल कैलकुलेट किया अपनी कॉपी पे, पेज पे। एक्चुअल जो हम परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट, और अब उसमें जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो है प्रैक्टिकल यील्ड या एक्चुअल यील्ड। सही है। अब कुछ भी कॉज हो सकता है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, ये भी हो सकता है कि वो रिएक्ट ही ना करें जितना हम सोच रहे थे, भाई ये सारे रिएक्टेंट रिएक्ट कर देंगे, ये रिएक्ट ही नहीं करें, या कोई साइड रिएक्शन फॉर्म हो जाए, या कोई रिवर्सिबल रिएक्शन फॉर्म हो जाए। कुछ भी वजह हो सकती है, कोई प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस जैसे डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, वॉशिंग वगैरह। तो इसलिए परसेंट एफिशिएंसी जो है वो कैलकुलेट की जाती है इस फार्मूले से, हम क्रिटिकल यील्ड। तो अगर आपको परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है तो आपको प्रैक्टिकल यील्ड पर डिवाइड करना होगा थियोरेटिकल यील्ड से, और उसको मल्टीप्लाई कर देना होगा 100 से। तो ये आपके पास फार्मूला बनता है परसेंटेज यील्ड का। इसी के बेस पे एक क्वेश्चन दिया है। ठीक है, आपको जो है एक रिएक्शन दिया है, रिएक्शन में आप पहले क्या डिटरमाइन करोगे, पहले कैल्शियम कार्बोनेट के मोल फाइंड करोगे, आप ग्राम में दिया है, सही है ना। आप उसको हाफ कर दोगे, क्योंकि जब आप उसको मोल में फाइंड करोगे तो उसका मोलर मास 100 निकलेगा। अब ये मोलर मास कैसे पता करें, तो मोलर मास आपको याद करने पड़ेंगे। इसके बाद उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को जो है अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे, और जो परसेंटेज यील्ड की वैल्यू आप इधर पुट कर दोगे। सही है। प्रैक्टिकल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड को फाइंड, मतलब परसेंटेज यील्ड को फाइंड करने के लिए प्रैक्टिकल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड की वैल्यू जो आप पुट करोगे, तो इससे आपको एक परसेंटेज मिल जाएगी, वो आपकी परसेंटेज यील्ड होगी। ओके, इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, और जो है नोट्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगली वीडियो हम सेल पे करेंगे, बायोलॉजी का चैप्टर 3। ओके, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, कुछ मिस्टेक्स हो गई थी उसके लिए सॉरी। अल्लाह हाफ़िज़।